Assalamualaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain American and Canadian TV series Reign Season 1 Episode 17. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किस के आगाज में कैना बैश से हुई अपनी शादी से नाखुशी का इजहार करते और बैश को हेनरी की नाजायज औलाद होने का ताना मारते हुए बैश को मैरी का नाकाम आशिक भी बोल देती है, जिस पर बैश भी खामोश नहीं रहता और कैना को हेनरी का बिस्तर गर्म करने वाली औरत होने की तंज करवा देता है। कैना और बैश की ये ज़बानी तकरार कुछ देर जारी रहती है, जिसके बाद बैश ही थोड़ा झुकता है और कैना को ये समझाने लगता है कि चूंकि उन दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें चाहते या ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि वो अपना अपना माजी और एक दूसरे का मुआशका भुलाकर आपस में सलूक इत्तफाक से रहें। दूसरी तरफ लोला अपने पेट में मौजूद फ्रांसिस के नाजायज बच्चे को लॉर्ड जूलियन के साथ शादी की मुमकिन सूरत में लॉर्ड जूलियन का बच्चा जाहिर करवाकर अपनी कोख में पलते फ्रांसिस के नाजायज बच्चे को लॉर्ड जूलियन का नाम दिलवाने की गर्ज से लॉर्ड जूलियन के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए उसके साथ मेल जोल बढ़ा रही होती है, जिस दौरान लॉर्ड जूलियन को भी लोला अच्छी लगना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो लोला को अपनी पहली दो शादियों के नतीजे में अपनी बीवियों की अपनी औलाद को जनने की कोशिश में अपने नौमौलूद बच्चों समेत होने वाली अमवात से आगाह करते हुए लोला के सामने अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मजीद किसी लड़की की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालने का इरादा जाहिर करते हुए लोला को अपने साथ शादी की फर्जी सूरत हाल में हमल से बचने के तरीक़ों से मुतला करने के बाद महल में जारी इस तकरीब के बीच सबके सामने लोला को अपने साथ शादी करने की पेशकश कर देता है, जिस दौरान लोला लॉर्ड जूलियन की बच्चा ना चाहने वाली मंशा को सुनकर शदीद परेशानी के आलम में सब लोगों की मौजूदगी में अपने सामने झुके लॉर्ड जूलियन की खुद से शादी करने के इसरार पर फिल वक्त तो लॉर्ड जूलियन के शादी के प्रपोजल को कबूल कर लेती है, लेकिन फिर अगले सीन में लॉर्ड जूलियन को यह बताए बगैर कि वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है उसे अपने गणपति होने से आगाह कर देती है, जिस पर लॉर्ड जूलियन, जिसके दिल में लोला से मेल मुलाकातों के दौरान ही लोला के लिए मोहब्बत और उल्फत के जज्बात पैदा हो चुके होते हैं, वो लोला के मुंह से उसकी प्रेगनेंसी के इकरार को सुनते हुए लोला की आंखों में मौजूद अपने लिए अपनायत के एहसास को देखकर और लोला की बातों के मुखलसाना कोलो बोल को सुनने के बाद लोला के किसी दूसरे मर्द के बच्चे की उम्मीद से होने वाली खबर जानने के बावजूद भी लोला से शादी करने के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए लोला से बगलगीर हो जाता है। तीसरी जानिब मैरी और फ्रांसिस को फ्रंट चाइल्ड कोर्ट में जारी एक तकरीब में डांस करते और हेनरी की बिगड़ी हुई दिमागी कैफियत पर बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, जिस बीच कैथरीन की एक तरबियत याफ्ता जासूस कनीज शार्लेट, जिसे उसने फ्रांस के मुख्तलिफ उमरा के साथ रात बिताने के दौरान उनके अहम राज जानने और फिर उनके सीक्रेट्स को अपने तक पहुंचाने के लिए तैयार किया था, वो मैरी के पास आती है और मैरी को एक साइड पर ले जाकर उसे कैथरीन का अपने जरिए से हेनरी को फेनेलोपी से दूर करवाने का मंसूबा बताते हुए मैरी से खुद को एक खिसके हुए दिमाग वाले बादशाह, जिसका कुछ पता नहीं कि वो किस लम्हे क्या कर गुजरे, उससे नजदीकियां बनाने और कैथरीन की हुक्म अधूली के नतीजे में खुद को कैथरीन के गजब से बचाने की खातिर मैरी को कोई अहम राज बताने के बदले में उससे खुद को बाहिफाजत फ्रांस से बाहर निकालने के सिलसिले में मदद मांगने लगती है, जिस पर मैरी कैथरीन की इस जासूस खादमा शार्लेट से अपने और फ्रांसिस के निकाहनामे में मौजूद हेनरी और कैथरीन की तरफ से लिखवाई गई एक खुफिया शिक, जिसका खुलासा कुछ इस तरह है कि अगर मैरी फ्रांस को कोई वारिस पैदा करके दिए बगैर मर गई तो मैरी की मौत के साथ स्कॉटलैंड का तख्त ऑटोमेटिकली ही फ्रांस के कंट्रोल में चला जाएगा। उसके बारे में जानने के बाद मैरी बैश के जिम्मे शार्लेट को फ्रांस से बाहर निकालने का काम लगाकर उन्हें यहां से भेजने के बाद फौरन फ्रांसिस के पास जाती है और उसे हेनरी और कैथरीन की जानिब से अपने और फ्रांसिस के निकाह के सफाजात में खुफिया तौर पर ऐड करवाए गए पॉइंट से आगाह करने लग जाती है और फिर इस बारे में फ्रांसिस से सलाह मशवरा करके कैना, जो हेनरी की साबका महबूबा होने के कारण माजी करीब में अक्सर हेनरी के चैम्बर में आती जाती रही थी, उसे हेनरी और कैथरीन के अपने बे औलाद मौत की सूरत में स्कॉटलैंड को फ्रांस के ज़ेरे नगू लाने के खुफिया मंसूबे से मुतला करते हुए हेनरी के जहनी खन्नास के बायस हेनरी से दहशत ज़दा कैना से अपने निकाहनामे के कागजात के हसूल के लिए कैना से मदद मांगने लग पड़ती है, जिस पर कैना अपने मुल्क स्कॉटलैंड की आज़ादी पर छाए मैरी की मौजूदा बेऔलादी के साये को देखकर अपने हमवतनों को हेनरी और कैथरीन की जानिब से फ्रांस का गुलाम बनाने की पोशीदा साजिश से इस्तेहकाम दिलाने की खातिर मैरी की बात मानकर अगले सीन में
हेनरी की गैर मौजूदगी में ही हेनरी के हुजरे में चली जाती है और वहां मैरी और फ्रांसिस के निकाह के दस्तावेजात को ढूंढना शुरू कर देती है। फिर कैना के इसी तलाश के बीच ही कैना को मतलूबा पेपर्स का एक डुप्लीकेट वर्क मिल जाता है, जिसे पाने के बाद अभी कैना जल्दी से इस पेज को छुपा ही रही होती है कि इतने में हिले हुए दिमाग वाला हेनरी भी यहाँ पहुंच जाता है और कैना के साथ करीबी इख्तियार करने के बाद इससे अगले सीन में बैश के पास जाता है और उसके साथ पिछले सीन में कैना की मैरी और फ्रांसिस के निकाह के जेर तस्करा आए डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने की मजबूरी में अपने साथ गुजारे कुर्बती लम्हात का जिक्र छेड़कर यहां से चला जाता है, जिसके बारे में जानने के बाद बैश कैना के वापस अपने हुजरे में आते ही कैना को किसके आगाज में एक दूसरे के साथ किया हुआ अपने अपने माजी को भुलाकर अपने रिश्ते को एक मौका फराहम करने वाला वादा याद दिलाते हुए उससे हेनरी के चैम्बर में जाने और हेनरी के साथ खिलवती लम्हात बिताने की वजह जानने के बाद कैना की हेनरी की तरफ कदम बढ़ाने की मजबूरी को समझ जाता है और अगले सीन में एक मर्तबा फिर से हेनरी, जिसे अब बाकायदा तौर पर गैर जाहिर शुदा लोग दिखना शुरू हो चुके होते हैं, उसके दिमागी बिगाड़ के बाइस अनईजी कैफियत में फंसी अपनी पत्नी कैना को पूरे महल के सामने बड़े तरीके से हेनरी के जहनी इंतशार से निजात दिलाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ मैरी कैना से अपने निकाहनामे में दर्ज करवाए गए उस खुफिया पॉइंट वाला डुप्लीकेट सफ़ा जो मैरी के फ्रांस का अगला वारिस दिए बगैर मौत से हमकिनार होने की सूरत में फ्रांस को स्कॉटलैंड पर काबिज होने की इजाज़त देता है, उसे लेकर फ्रांसिस के पास जाती है, जिसे पढ़ने के बाद फ्रांसिस मैरी से अपने वालिदैन की धोखादही की माफ़ी मांगते और उससे महल के ख़जाने के खाते में दर्ज हेनरी की तरफ से मैरी की मां यानी मैरी डिगेस को अदा किए जाने वाली एक खतीर रकम से बाइल्म करते हुए मैरी डिगेस को भी हेनरी और कैथरीन की धोखेबाजी का हिस्सा साबित करके मैरी को जल्द ही अपने बच्चे की मां बनने की उम्मीद दिलाने लग जाता है। इसके बाद मैरी फ्रांसिस को इस खुफिया मुआहदे को कैंसिल करवाने का तरीका बताते हुए स्कॉटलैंड में मौजूद अपनी मां मतलब मैरी डिगेस के दुश्मनों यानी स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट धड़े तक मैरी डिगेस की पैसों के लिए अपनी रियासत को फ्रांस के हाथों बेचने की खबर भिजवाने और स्कॉटिश प्रोटेस्टेंट के इस सिलसिले में मैरी डिगेस पर दबाव डालने को मैरी डिगेस से हेनरी और कैथरीन के साथ बनाए मुजरमाना इत्तेहाद के एग्रीमेंट से इनकार करवाने और उसके पास मौजूद उसके हेनरी और कैथरीन के साथ बनाए हुए राजीनामे को जलवाने का वाहिद तरीका जताने लग जाती है। मैरी की इस बात पर फ्रांसिस, जो मैरी के अपनी मां के मुकाबले में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को मुकद्दम रखने वाले मैरी के मुश्किल तरीन फैसले की वजह से मैरी से बहुत इंप्रेस होता है, वो मैरी के साथ मैरी डिगेस की कैथरीन और हेनरी से तय पाई खुफिया डील को तुड़वाने के नतीजे में हेनरी और कैथरीन के मुमकिन रद्द अमल पर डिस्कशन करने के बाद महल में एक पार्टी का इत्माम करवाकर एक साबिक स्कॉटिश फौजी लॉर्ड मैकेंजी समेत मुख्तलिफ स्कॉटिश लॉर्ड को इस तकरीब में मदऊ करता है। फिर इस दावत खास के बीच मैरी और फ्रांसिस बड़ी राजदारी से लॉर्ड मैकेंजी और उसके साथियों को महल के एक कमरे में बुलवाते हैं, जहां मैरी इन सब को मैरी डिगेस के कुछ पैसों के हसूल की खातिर मैरी की बे औलादी में होने वाली मौत की सूरत में स्कॉटलैंड को फ्रांस के सुपुर्द करने पर तैयार होने वाले अहमकाना फैसले से आगाह करने और अपनी कौम को अपनी मां के खुद गर्जी पर मुबनी मुआहदे से निजात दिलाने के हवाले से लॉर्ड मैकेंजी और उसके साथियों की मदद की यकीन दहानी पाने के बाद मैरी अभी उन्हें स्कॉटलैंड वापस भिजवाने की तैयारी करवाई रही होती है कि इतने में कैथरीन, जिसका शाही ताज हेनरी के जहनी फशार का बायस अभी भी फिनेल्पी के पास ही होता है और जिसकी जिस्मानी ख्वाहिशात हेनरी के बिगड़े हुए दिमागी सल्तनत के सबब काफ़ी अरसे से पूरी नहीं हुई होती, उसे महल में जारी पार्टी के दौरान खुद को मलका फ्रांस की कोई खिदमत गुजार समझकर अपने साथ फ्लर्ट करने वाले लॉर्ड मैकेंजी के एक हम वतन दोस्त लॉर्ड लेयाम के साथ तन्हाई के पल गुजारने के बाद जब लॉर्ड लेयाम से लॉर्ड मैकेंजी की मैरी से हुई हंगामी मुलाकात का नतीजे में लॉर्ड मैकेंजी के पेरिस जाने के इरादे को तर्क करके वापस स्कॉटलैंड जाने का इल्म होता है तो तेज दिमाग वाली कैथरीन का माथा ठनक पड़ता है, जिस कारण वो फौरन से हेनरी के कमरे में मौजूद इस संदूक में मैरी और फ्रांसिस के निकाहनामे के कागजात के डुप्लीकेट पेपर्स को चेक करने पहुंच जाती है और फिर इन डॉक्यूमेंट्स में स्कॉटलैंड के मैरी की फ्रांसीसी तख्त के वारिस को जने बगैर मरने को फ्रांस की गुलामी में जाने से मशरूत करने के डुप्लीकेट दस्तावेजात को ना पाने के बाद कैथरीन, जो मैरी की लॉर्ड मैकेंजी के साथ खुफिया मुलाकात करने की वजह को जानकर बुखला चुकी होती है, वो अपने इसी बुखलाएपन में लॉर्ड लेयाम समेत लॉर्ड मैकेंजी और उसके तमाम साथियों को अपने वफादार सिपाहियों के हाथों मरवा देती है और फिर इससे अगले सीन में अपने हमवतनों के कत्ल की वजह से शदीद गमगीन और गुस्से में बिफरी हुई मैरी से अपनी इस कारस्तानी के जवाब में एक सन्नाटेदार चांटा खाने के बाद मैरी को बतौर हुक्मरान गंभीर रियासी मामलात में संगीन इकदाम उठाने का सबक पढ़ाकर यहाँ से भेज देती है।
जिस पर मैरी, जिसे कैथरीन से मिले इस सबक से गहरा धचका लगा होता है, वो अगले सीन में फ्रांसिस से गले लगकर रोने के बाद कैथरीन की सिखाई सीख को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए हेनरी की मेंटल इलनेस की खबर, जिसके फैलने की सूरत में कैथरीन फ्रांस को खाना जंगी के खतरे से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है, उसे अपने किसी आदमी के जरिए फ्रांस के मुख्तलिफ ड्यूक और वेटिकन लॉर्ड्स तक पहुंचाने का इंतजाम करवा कर फ्रांसिस की मौजूदगी में ही एक दफा फिर से कैथरीन के पास जाती है और उसे अपनी तरफ से उठाए गए हेनरी के नीम बावलेपन वाली खबर को फ्रांसिस के मुख्तलिफ रईसों तक पहुंचाने के अपने अरेंजमेंट से आगाह करके आखिरकार अपने और फ्रांसिस के निकाहनामे में मौजूद अपनी बेऔलादी की मुमकिन सूरत में होने वाली मौत को स्कॉटलैंड के फ्रांस की गुलामी में जाने से मंसूब करने वाले कागजात को कैथरीन के हाथों से ही नजर आतिश करवाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद किस के आखिरी सीन में अपनी ख्वाबगाह में मौजूद फ्रांसिस, जो अभी तक मैरी की कैथरीन को कही गई हेनरी के दीवानेपन को फ्रांस के मुख्तलिफ शुरफा के इल्म में लाने वाली बात को महज एक धमकी समझ रहा होता है, उसे जब मैरी से पता चलता है कि उसने वाकई ही में अपने मुल्क स्कॉटलैंड की बका को फ्रांस की सालमियत पर फोकियत दी थी, तो वो मैरी के बतौर मलका इस इंतहाई कदम को हजम करने की कोशिश करते हुए खामोशी से मैरी के साथ अपने रूम के बेड पर लेट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 18वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।